Now coming back to the third ऑप्शन, ओबीडियंस इज एक्सपेक्टेड नॉट गिवन बाय द सॉवरेन, वो कभी भी, और ये जो ओबीडियंस होगी ये अनडिस्टर्ब होगी, वॉलंटरी होगी एंड अनइंटरप्टेड होगी. नाउ द फोर्थ इज, जो हमने पहले भी मेंशन किया था कि जॉन ऑस्टन की फेमस जो लाइन है, लॉ इज द कमांड ऑफ द सॉवरेन, और प्लूरल में करें तो लॉज आर द कमांड ऑफ द सॉवरेन. सो नाउ द फिफ्थ पॉइंट इज सॉवरेन इज द सुप्रीम लॉ मेकर. कोई भी लॉ जो होगा वो तब तक इन्फोर्स रहेगा, तब तक खत्म होगा जब तक सॉवरेन चाहेगा. एंड द सिक्स्थ पॉइंट इज सॉवरेन इज वन इनडिविजिबल होल. आप इसको, उसकी सॉवरेनिटी को, उसकी पावर को डिवाइड नहीं कर सकते. ये नहीं कर सकते कि जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की में होता है कि किंग जो है वो ऑन द नेम ऑफ क्राउन एक्सरसाइज करता है अपनी पावर्स को, जैसे कि डेमोक्रेसी में होता है कि हेड ऑफ स्टेट जो है वो प्रेसिडेंट है और जो हेड ऑफ गवर्नमेंट है वो प्राइम मिनिस्टर है. यहाँ पे ऐसी कोई चीज़ नहीं होगी. जो सॉवरेन होगा वो कंप्लीट सॉवरेन होगा, एब्सोल्यूट सॉवरेन होगा, सारी पावर्स उसके पास होंगी और ये पावर्स आप डिवाइड नहीं कर सकते हैं, उससे छीन नहीं सकते हैं, वही एक्सरसाइज करेगा. इस थ्योरी के ऊपर जो क्रिटिसिज्म आया है वो ये है कि दिस थ्योरी इज इनकंसिस्टेंट विद द मॉडर्न आइडिया ऑफ पॉपुलर सॉवरेनिटी. पॉपुलर सॉवरेनिटी के अंदर जो सॉवरेन है वो ना तो एक ह्यूमन बीइंग है, ना बॉडी ऑफ सॉवरेन है, बल्कि पॉपुलर सॉवरेनिटी लाइज विद पॉपुलेशन, होल पॉपुलेशन. यूनाइटेड स्टेट्स का भी जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें भी क्लियरली मेंशन है कि ये जो एक्सरसाइज करते हैं अथॉरिटी प्रेसिडेंट और कांग्रेस मिलके, कांग्रेस के अंदर आ जाते हैं सेनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, ये पॉपुलर सॉवरेनिटी है. ये लोगों की दी हुई आज़ादी को या पावर को वो एक्सरसाइज करते हैं. पॉपुलर सॉवरेन, और सिर्फ लोग ही सुप्रीम हैं. ओके, सो his fascination, now coming back to the criticism, his fascination with the legal made him lose weight, right? Okay, his fascination with the legal monotheistic theory made him lose sight of popular sovereignty, according to which ultimate source of power are people. Sovereign is not all determinate. ये इस पे इन्होंने 6 पॉइंट भी दिया है. मॉडर्न डेमोक्रेसी में, मॉडर्न पॉलिटिक्स में सॉवरेन जो है वो ऑल डिटर्मिनेट नहीं है, बल्कि जैसे कि यूएसए की अभी मैंने एग्जांपल दी, वहाँ पे जो सॉवरेनिटी है वो इट डज नॉट बिलोंग्स टू प्रेसिडेंट और कांग्रेस बट रेस्ट विद द पीपल. नाउ ही इज आल्सो क्रिटिसाइज्ड फॉर डिफाइनिंग लॉज एज द कमांड ऑफ द सॉवरेन, बिकॉज इन सेवरल कंट्रीज, अब हम बात कर रहे हैं कस्टमरी लॉ की, इन सेवरल कंट्रीज कस्टमरी लॉज आर सुप्रीम and yet they are not issued in the form of commands by the sovereign. कस्टमरी लॉज वो होते हैं जो कि आप प्रैक्टिस करते हुए आ रहे हैं ट्रेडिशंस की सूरत में, और ना आप सॉवरेन को कहते हैं कि वो ऐसा करे, ना सॉवरेन आपको कहता है कि आपने ऐसे बिहेव करना है. जैसे कि यूके में होता है. यूके के अंदर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, उनके कुछ कस्टम्स हैं, ट्रेडिशंस हैं, ट्रीटाइजेज हैं, एग्रीमेंट्स हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, ये सब मिलके उनका एक अनरिटन टाइप कॉन्स्टिट्यूशन बना दें. वहाँ पर रिजिड फिक्स्ड इम्प्लीमेंटेड पास्ट वो जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है जैसे पाकिस्तान के अंदर है वो नहीं है. ऑलराइट, सो कस्टमरी लॉज भी एग्जिस्ट करते हैं. इट्स नॉट ऑलवेज द कमांड ऑफ द सॉवरेन. कस्टमरी लॉज को कभी भी सॉवरेन कमांड नहीं करता. ये एक प्रैक्टिस में थ्रू जनरेशन आ जाते हैं और फिर रूलर एंड द रूल्ड दे बोथ प्रैक्टिस इट, एक्सरसाइज इट व्हाटसोएवर. नाउ कमिंग टू अ थोड़ी सी फोर चीज़ें जो मैं यहाँ पे डिस्कस थोड़ी सी करना चाह रही थी. जब भी आप पॉलिटिकल साइंस का पेपर अटैम्प्ट करेंगे, जब भी आप कोई क्वेश्चन को अटैम्प्ट करेंगे, उसके अंदर आप जो अपना एनालिसिस देंगे वो 4 उस पर बेस होता है, और नॉर्मली 3 पे होता है, बट आप उसको 4 भी कर लें तो और भी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा. एक तो ये कि हमेशा जब भी आप कोई पेपर अटैम्प्ट करें उसमें कोई ना कोई थ्योरी ज़रूर अप्लाई करें, अपना ओपिनियन ज़रूर दें. ओपिनियन अपना इस सेंस में कि एनालिसिस, पर्सनल व्यू कभी भी नहीं देना, कभी भी बायस नहीं होना. दोनों पॉइंट्स मेंशन करें एंड देन थोड़ा सा उसका स्केच बनाएं कि आपके मुताबिक सिचुएशन किसके साथ किसको सपोर्ट करी है. जैसे कि लेट्स सपोज कि अभी मैंने लास्ट टाइम जब एक क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था, आई गेस वो नेशनलिज्म पे था. ये जो जो रेसिस्ट नेशनलिज्म है, सुपर रेसिस्ट नेशनल वाइट नेशनलिज्म है, इसके ऊपर था. उसके अंदर दोनों पॉइंट्स हमें मेंशन करने थे कि जो नेशनलिस्ट हैं उनको क्या ग्रीवेंसेस हैं, वो क्यों इतने ज़्यादा खफा हैं माइग्रेशन से, इन सब चीज़ों से, और जो दुनिया को रेसिस्ट हैं
रेशियल नेशनलिज्म से क्या ग्रीवेंसेस हैं, एंड देन देयर शुड बी अ थ्योरी, और उसके ऊपर वो आपने अप्लाई करना है, और फिर आप लेवल ऑफ एनालिसिस पे आ जाते हैं। लेवल ऑफ एनालिसिस आप सबको शायद पता होंगे, इसमें दो व्यू ऐसे आप कर सकते हैं कि शुरू या तो आप स्टेट से कर लें, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स से कर लें, या फिर ऊपर से आएँ और इसको सबसे पहले इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में आप डिस्कस करें, जो भी सिचुएशन है, जो भी है। लेट्स सपोज पीस इन द मिडल ईस्ट समथिंग आप कह लें, अभी राइट नाउ देयर सिचुएशन इज क्रिटिकल इन मिडल ईस्ट सिंस गल्फ इज ब्रोक ऑलमोस्ट, कतर का सीन नहीं है, और यूएस जो है वो राइट नाउ दे आर प्लेइंग विद इन द हैंड्स ऑफ एमबीएस मोहम्मद बिन सलमान एंड नेतन्याहू। वो दोनों रोज स्टेटमेंट्स दे रहे होते हैं, एंड दे आर पुशिंग यूएस फॉर अनदर वॉर इन द मिडिल ईस्ट अगेंस्ट ईरान, और उसकी वजह से सिचुएशन इस तरह बन रही है कि कहा जा रहा है कि ईरान जो है वो उसने टैंकर पे अटैक किया है। इंटरनेशनल शिप्स की जो इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक आप इंटरनेशनल सी ट्रेड रूट जो है उनके ऊपर आप उसको इफेक्ट नहीं कर सकते हैं, बट कहा जा रहा है कि वो ऑयल टैंकर्स थे या जो जो भी वो लेके आ रहे थे उसके ऊपर अटैक किया है। सो जब आप इसको डिस्कस करेंगे, सबसे पहले आपने पीस मिडिल ईस्ट के अंदर देखना है कि मतलब ओवरऑल इस टाइम इंटरनेशनल वर्ल्ड में क्या सिचुएशन है, कहाँ पे गड़बड़ चल रही है। इंटरनेशनल वर्ल्ड में इस टाइम ये सिचुएशन चल रही है कि यूनाइटेड स्टेट्स और प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स इज नॉट विलिंग टू कोऑपरेट, और वो अपने जो रूट्स हैं इंटरनेशनल सिस्टम की, जो उसके सक्सेसर्स ने क्रिएट किए हैं, वो उससे बैक ऑफ हो गया, और वो प्योरली एक इसको एक यहाँ पे एक थ्योरी भी, एक वर्ड भी है उसके लिए वो यूज़ होता है, वो डोमेस्टिक मतलब वो नेशनलिस्टिक है, इस तरह के सेंस में कह लें। वो पॉपुलर नेशनलिस्टिक लीडर है, वो ज़्यादा फोकस करता है, वो फॉरेन पॉलिसी और इन चीज़ों पे और एलाइज पे, इस सिस्टम पे बेस नहीं करता। यस, मिडिल ईस्ट में उसने अपने जो दो एलाइज हैं उसकी, इनको वो बहुत कैरी किए हुआ है, इसको बहुत करीब रखे हुए है, और उसकी वजह से चाइना और रशिया जो हैं दे आर एंग्री एट यूएस राइट नाउ, क्योंकि वो यूएस दोनों के साथ इशू कर रहा है। और उसके बाद इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो है वो राइट नाउ देयर इज इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी, एंड देन देयर इज strategic uncertainty between Russia and US because of cyber attacks and all these issues। और रशिया की जो कहा जा रहा है कि इंटरवेंशन थी, पॉलिटिकल इंटरवेंशन जो थी यूएस इलेक्शंस के अंदर। और फिर उसके बाद अब रीजन पे आ जाएं तो रीजन के अंदर हम ये कहेंगे जो रीजनल लेबर्स हैं उनके दरमियान भी सही नहीं है, और इसराइल के ट्रस्ट इफेक्ट्स होते हैं, और क्योंकि इसराइल स्टैंड नहीं कर पाता और सऊदी अरेबिया स्टैंड नहीं कर पाता अलोन, इसलिए इसराइल और सऊदी अरेबिया दे आर अनअनाउंस्ड बूजम फ्रेंड्स हैं, वो क्रॉनीज हैं, पॉलिटिकल क्रॉनीज हैं, उनके इंटरेस्ट सेम है। और अभी जो क्राइसिस हुआ था जमाल खशोगी का, उसमें भी एमबीएस को अगर किसी के रैत से बचाया है, ट्रम्प के रैत से बचाया है अगर किसी ने, तो वो नेतन्याहू ने एमबीएस को बचाया है। राइट, रीजन के अंदर इस टाइम ये सिचुएशन है कि यूएई केएस से किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया एंड इजराइल दे आर वन पार्टी एंड ईरान इज वन पार्टी। राइट, जो जिसने बैलेंस क्रिएट करना था यूएस ने, उसने आके पार्टी बना ली अपनी, वो उसने इस केएसए वाले विंग को ज्वाइन कर लिया है। सो नाउ रशिया एंड चाइना दे आर बैकिंग ईरान कि हम उसके साथ हैं, और ये हो रहा है। फिर ये रीजनल हो गया है, लेकिन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जब लेवल ऑफ एनालिसिस आप करेंगे पॉलिटिकल सिस्टम का, उसमें पहले इंटरनेशनल सिनेरियो देखेंगे, रीजनल भी इसी में कर लें तो ज़्यादा बेहतर है, वरना लंबा हो जाता है। देन वहाँ पे फिर आप नेशनल पॉलिटिक्स में आ जाएं। नेशनल पॉलिटिक्स के अंदर मतलब ईरान के अंदर खुद की क्या सिचुएशन है। ईरान के अंदर आपको पता है कि पिछले 2 साल से ईरान न्यूक्लियर डील का जो मसला बना हुआ था, जो थोड़ी सी ईरान की इकोनॉमी ग्रो हुई थी, वो सैंक्शन की वजह से और इन सब इश्यूज़ की वजह से वो वापस डिरोल हो गई है। आपको पता है कि वहाँ पे चल रही थी प्रोटेस्ट चल रहे थे ईरान के अंदर पिछले दिनों बहुत ज़्यादा, पिछले कुछ महीनों में। और उसके बाद प्रेसिडेंट रूहानी जो है वो री इलेक्ट हो गए हैं। उसके बाद जवाद ज़रीफ ने मतलब पॉलिटिकली बहुत क्राइसिस चल रहा था पिछले महीनों ईरान के अंदर, तो वो स्टेबल नहीं थे क्योंकि प्राइसेस हाई हो गई थी, इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी और मसले मसाइल, पानी नहीं था, इस तरह की चीज़ें जो थी इन्होंने पॉलिटिकल अनरेस्ट कायम की थी। देन लेवल ऑफ एनालिसिस में कुछ लोग ये ऐड करते हैं कि डोमेस्टिक और सोसाइटल और डिसीजन मेकिंग सब सिस्टम्स की पॉलिटिकल जो ओपोनेंट्स हैं, पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं, वो प्रेशर ग्रुप्स जो हैं, जो इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं, वो डोमेस्टिक और नेशनल पॉलिटिक्स को कैसे शेप कर रहे हैं, वो उसकी डिसीजंस को कैसे इफेक्ट कर रहे हैं। जहाँ तक मुझे याद है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इनका
जो पॉलिटिकल लीडर था, ओपोनेंट था, जो रूहानी का आई गेस वो भी प्रोटेस्ट में था, कुछ ऐसा एक सीन हुआ था, उसमें उनको भी अरेस्ट किया गया और ये सब चीज़ें। और देन जो फोर्थ लेवल आता है वो एज इंडिविजुअल आता है, ग्रुप ऑफ और मेंबर ऑफ अ सोसाइटी आता है, और उसमें आपका इंटरेस्ट एज अ वोटर, एज अ टैक्स पेयर, एज सिटीजन, ये सब चीज़ें आप उसमें आप देख सकते हैं कि वो किस तरह अफेक्ट हो रही हैं किसी भी सिचुएशन में। ईरान के अंदर सैंक्शन की वजह से ईरानियन जो ह्यूमन बींग, जो आम सिटीजन है, सिटीजन है, उसकी लाइफ कैसे अफेक्ट हो रही है आप उसको भी देख सकते हैं। लेकिन ये बहुत माइनर हो जाता है, आप इसको कोशिश करेंगे मतलब नेशनल और उसके बाद डोमेस्टिक पॉलिटिक्स तक ही रखें। ये कुछ लेवल ऑफ एनालिसिस हैं जिनको अगर आप कैरी कर लें तो आपका क्वेश्चन जो है ना वो थोड़ा सा सिस्टम में आ जाता है, थोड़ा सा ऑर्गेनाइज्ड वे में आ जाता है कि आपने पहले इसको इंटरनेशनल, रीजनल और फिर नेशनल एंड देन डोमेस्टिक, राइट। नाउ कम्स द डिफरेंस बिटवीन स्टेट, सोसाइटी एंड गवर्नमेंट, ऑलराइट। बहुत ही बेसिक सा है, थोड़ा सा हम क्विक रिव्यू कर लेंगे, बहुत देर नहीं लगाऊंगी, आई नो आप सब लोग अपने अपने काम से हो। सबसे पहले जो फर्स्ट डिफरेंस जो है ना इन 3 टर्म्स और कैटेगरीज के दरम्यान वो ये है कि स्टेट जो है वो एब्स्ट्रैक्ट है, स्टेट आपको नज़र नहीं आती है, ये कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये एग्जिस्ट करता है। और जो गवर्नमेंट है वो कंक्रीट है, वो टेंजिबल है, वो आपको नज़र आती है, एग्जिस्ट करती है, आप उसको टच कर सकते हो। और जो सोसाइटी है वो मच मोर वाइडर टर्म, क्योंकि सोसाइटी, ग्रुप ऑफ सोसाइटी वो बियॉन्ड बाउंड्रीज होती है, वो कोई भी एक सोसाइटी बन सकती है। अब जो इंडियन और पाकिस्तान है, वैसे तो हम अलग स्टेट हैं, अलग नेशनलिटीज़ हैं, लेकिन ओवरऑल हम इंडियन सोसाइटी हैं, जिसको आप सब कॉन्टिनेंट की सोसाइटी भी कह सकते हैं। सोसाइटी इज मच मोर वाइडर टर्म। इसके लिए आपको पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज नहीं होना पड़ता, मतलब आप कॉमन वैल्यूज शेयर कर रहे हैं, कस्टम्स और ट्रेडिशन से शेयर कर रहे हैं, और सेम तरह का क्लाइमेट है, टोपोलॉजी जिसके अंदर आप रह रहे हैं, तो आपको एक सोसाइटी कंसिडर किया जाएगा। सेकंड जो डिफरेंस है वो ये है, सोसाइटी जो स्टेट है, आई एम सॉरी, वो टोटल पॉपुलेशन से कंप्राइज होती है, राइट। स्टेट जो है उसमें पूरी टोटल पॉपुलेशन, जो ओवरऑल पॉपुलेशन है वो सब मिला के उसको एक स्टेट बनाएगी। एवरी सिटीजन, ईच एंड एवरी सिटीजन इज पार्ट ऑफ द स्टेट। हाउएवर इन गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट है, जो एक इंस्टीट्यूशन है, वो भी मैं आपको डिफरेंस आगे बताती हूँ। उसमें each and every individual is not part of the as such directly part of the institution, all right. There are few individuals जो कि एडमिनिस्ट्रेटर हैं और पावर एक्सरसाइज करते हैं, जो वो गवर्नमेंट का पार्ट होते हैं, प्राइम मिनिस्टर, हिज कैबिनेट, और प्रेसिडेंट, हिज कैबिनेट, और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड ऑल। एंड देन सोसाइटी जो है वो उसका इसमें ये है कि स्टेट हैज अ टेरिटोरियल रेफरेंस बट नॉट द सोसाइटी। स्टेट कहाँ से कंप्राइज करेगी? वो सारी पॉपुलेशन जो उसे एक लिमिटेड एरिया के अंदर रह रही है, ठीक है। बट सोसाइटी के अंदर टेरिटोरियल रेफरेंस नहीं है, आप कहीं पे भी एक सोसाइटी जो है वो आप बना सकते हैं और आप उसको रिकॉग्निशन मिल सकती है। नाउ द नेक्स्ट डिफरेंस इज सॉवरेन परमानेंट, ऑलराइट। स्टेट इज सॉवरेन, राइट। मैंने आपको पहले भी बताया कि स्टेट जब तक एग्जिस्ट करेगी जब तक कि वो सॉवरेन है, उसके ऊपर किसी की प्रेशर, किसी की कमांड नहीं है। भूटान एंड नेपाल एंड मालदीव्स एंड बांग्लादेश, मालदीव तो चलो फिर भी उसके रेफरेंस से बाहर है, एंड बांग्लादेश, ये 3 स्टेट्स ऐसे हैं जो कि बांग्लादेश के पास तो इंटरनेशनल सी है, लेकिन भूटान और नेपाल आर लैंड लॉक कंट्रीज, और उनकी सॉवरेनिटी हमेशा मार्जिनलाइज होती है इंडिया के हाथों। एक कैसे? क्योंकि इंडिया हमेशा उनको इन्फ्लुएंस करता है उन डिसीजन मेकिंग पे, उन डिसीजंस पे जो कि उसके इंटरेस्ट को अफेक्ट कर रहे हों, और या फिर वो चाइना को फेवर कर रहे हों। क्योंकि चाइना और यूएस जो आई एम सॉरी चाइना और इंडिया जो हैं वो रीजन में राइवलरी पावर्स हैं, वो कंपटीटर्स हैं, और मतलब ये दोनों रीजनल पावर, मेजर पावर्स बनने के लिए टसल में है। सो हमेशा अगर नेपाल उसको फेवर कर रहा है तो इंडियन गवर्नमेंट जो है वो उनके इंटरेस्ट को, नेपाल के इंटरेस्ट को हर्ट करने के लिए ऐसे कुछ टैक्सेस बना देगी, पॉलिसीज बना देगी, कुछ उसके ऊपर प्रेशर ग्रुप्स डाल देगी। और भूटान अगर कुछ इंडिया को फेवर कर रहा है तो चाइना उसको फेवर की उसकी इफेक्ट है उसको डिक्रीज करने के लिए नेपाल को ज़्यादा बूस्ट करेगा,
बांग्लादेश को ज़्यादा करेगा, इनडायरेक्टली उसको, उसकी डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस करेगा किसी तरीके से, चाहे आप वो थ्रू सॉफ्ट पावर है, इस तरह के उसको लोन देके और इस तरह के इम्पैक्ट है, या थ्रू हार्ड पावर है, उसको डायरेक्टली क्रश करके, जिस तरह अभी सिक्किम के ऊपर हुआ। सिक्किम एक एरिया था आई गेस बिटवीन, भूटान का ही एरिया था इफ आई एम नॉट रॉन्ग, चिकन नेक भी नहीं, वो तो चिकन नेक तो ईस्ट उसमें था, इंडिया में था। सिक्किम का जो इशू हुआ था, जो आई गेस 2017 में हुआ था, चाइना और इंडिया के दरमियान, तो भूटान का एरिया था और दोनों में वहाँ पे इशू शुरू हो गया और भूटान वाज टोटली अंडर प्रेशर कि वो जाए तो जाए किधर। सो क्योंकि भूटान के पास इंटरनेशनल सी नहीं है, सी ट्रेड रूट नहीं है, वो रिलाई करता है अपनी एग्जिस्टेंस के लिए, सर्वाइवल के लिए इंडिया और या फिर चाइना के ऊपर। सो उसकी सॉवरेनिटी हमेशा मार्जिनलाइज होती है। बट एज अ स्टेट थ्योरेटिकली और टर्म्स में और यूएन के लॉज में स्टेट जो है वो सॉवरन है और परमानेंट है, राइट। और इन अ पोजिशन टू दैट, गवर्नमेंट जो होती है वो फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम होती है, वो टेम्परेरी होती है और पावर एक्सरसाइज करती है, वो भी ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट होती है। और सोसाइटी जो है वो कभी भी सॉवरन नहीं होती, वो हमेशा अपनी सब चीज़ों के लिए रिलाई करती है स्टेट के ऊपर, गवर्नमेंट के ऊपर। ओके, सो द नेक्स्ट डिफरेंस इज टेरिटरी इज एसेंशियल कैरेक्टर। स्टेट वन ऑफ द एलिमेंट है, मैंने आपको पहले भी बताया कि टेरिटरी नहीं होगी तो कभी भी आप स्टेट एज अ स्टेट रिकग्नाइज नहीं होंगे। गवर्नमेंट के लिए इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि टेरिटरी इज नॉट अ मैंडेटरी कंडीशन, ऑलराइट। आपको याद होगा अभी कैटालोनिया में और जो बार्सिलोना का वो एरिया है, कैटालोनिया आई गेस स्पेन के अंदर है, वहाँ पे स्ट्रगल चल रही है। उसके अलावा कुर्द जो हैं इराक ईरान बॉर्डर पे, ये लोग हैं, इन लोगों के जो रेफरेंडम्स हुए थे उनके बाद से इन लोगों ने खुद को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर किया है, लेकिन इनको जो वहाँ की नेशनल गवर्नमेंट्स हैं वो क्रश करती हैं, ये अपनी गवर्नमेंट्स फॉर्म करते हैं। और श्रीलंका में मुझे याद आया जब ये क्राइसिस चला था तमिल टाइगर्स ऑफ इलम का, उन्होंने वहाँ पे नॉर्थ में अपनी गवर्नमेंट बनाई हुई थी और सिंहासनी थे आई गेस वो जिन्होंने बनाई हुई थी या उनके अगेंस्ट बनाई हुई थी। उनकी ऑल्दो उनको इंटरनेशनल गवर्नमेंट की रिकॉग्निशन नहीं हुई थी, लेकिन उन्होंने वो जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज करते थे, वो पूरे के पूरे लॉ इन्फोर्स करते थे, अपना हर चीज़ थे। जैसे कि तालिबान, उन्होंने भी एक किस्म की गवर्नमेंट बनाई हुई थी जिसको 3 कंट्रीज ने सिर्फ रिकॉग्नाइज किया था। सो गवर्नमेंट के लिए लाजमी नहीं है कि आपके पास एक मखसूस टेरिटरी में पूरी तरीके से आपकी इंडिपेंडेंस हो, ये इस तरह के कहीं पे भी अनाउंस कर देते हैं। सोसाइटी में इसके लिए यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। नेक्स्ट इज इंडिविजुअल कैन हैव राइट अगेंस्ट द स्टेट, अगेंस्ट द गवर्नमेंट, आई एम सॉरी, individual can have rights against the government but cannot have any right against the state. स्टेट ही आपको राइट्स देती है तो आप उसके अगेंस्ट कैसे राइट्स ले लेंगे? आई मीन किससे लेंगे आप? स्टेट ही तो आपको प्रोवाइड करती है। स्टेट जो है वो गारंटर है आपकी फ्रीडम की, आपकी राइट्स की, आपके फंडामेंटल राइट्स की। सो इंडिविजुअल के पास जो भी राइट होगा, जब भी वो रिट दायर करता है, तो आपने पढ़ा होगा कहीं पे भी वो आता है अगेंस्ट दी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एंड ऑल दैट, वो कभी भी स्टेट के अगेंस्ट नहीं होगा। यहाँ पे उसके अपोजिट में ये कहा गया है कि स्टेट इज एन एसोसिएशन, ठीक है, एंड गवर्नमेंट इज एन ऑर्गेनाइजेशन। मैंने पहले भी कहा, बार बार मैं अभी भी मेंशन कर रही हूँ, स्टेट की एग्जिस्टेंस का पर्पस ही पॉलिटिकल एंड होता है, पावर एक्सरसाइज करना, इंस्टीट्यूशंस बिल्ड करना, ये सब चीज़ें। जबकि गवर्नमेंट की एग्जिस्टेंस का जो पर्पस होता है वो उस पावर को जो स्टेट की है वो उसके नाम पे एक्सरसाइज करती है, वो इन्फोर्स करती है, वो लॉज बनाती है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू रन करती है सब चीज़ों को। और यहाँ पे फिर सोसाइटी का ये आएगा कि सोसाइटी एग्जिस्ट फॉर डिफरेंट पर्पजेज। सोसाइटी की एग्जिस्टेंस का वो ये है कि सोसाइटी की एक सोशलॉजिकल टर्म में है, सोसाइटी का एग्जिस्ट होने का मतलब यही है कि वो उसने अपनी सर्वाइव करना है और सेल्फ प्रिजर्वेशन करनी है और कल्चरल ट्रांसमिशन करनी है, सोशलाइजेशन करनी है, और ये इस तरह के कुछ पर्पजेज हैं जो सोसाइटी की एग्जिस्टेंस के लिए मस्ट होते हैं। सोसाइटी को किसी डेफिनेट रिटन लॉ की ज़रूरत नहीं होती, वो कस्टम्स और वैल्यूज़ पे बेस करती है, नॉर्म्स पे बेस करती है। साथ में हमने पॉलिटिकल साइंस को थोड़ा डिस्कस किया था कि कुछ लोग इंटरप्रिटेशन, 2 डेफिनेशन है। कुछ लोग कहते हैं कि पॉलिटिकल साइंस इज द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, गवर्नमेंट, स्टेट,
executive, judiciary, and all that. And the other view is that political science is the study of phenomena of power and force in human society. Who gets what, when, how, पावर एक्सरसाइज कैसे करनी है, कौन पावर एंजॉय करेगा, कौन ओबे करेगा, कौन सब्जुगेट होगा, ये सब चीजें जो है ना ये पॉलिटिकल साइंस ये भी डिस्कस करती है. फिर हम लोगों ने कुछ ओरिजिन इसकी डिस्कस की थी कि ग्रीक सिटी स्टेट से पॉलिटिकल साइंस का ओरिजिन हुआ. ग्रीक सिटी स्टेट्स ने कि सिस्टम को पॉलिस कहा जाता था, बाद में ये इंग्लिश में पॉलिटिकल साइंस में कन्वर्जन हो गई इस टर्म की. फिर माइक्रो लेवल, मैक्रो लेवल हम लोगों ने थोड़ा डिस्कस किया. स्टेट को, हाँ, थोड़ा सा ओरिजिन ऑफ स्टेट को डिस्कस किया कि टर्म कहाँ से आई, और इसकी डेफिनेशन हम लोगों ने डिस्कस की थी. मैं ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ, पेज इतने सामने खुले हुए. ओके, हियर वी गो. ओरिजिन ऑफ स्टेट में थोड़ी सी डिस्कस की थी कि ग्रीक सिटी स्टेट ने इसको पॉल्स बोला था, सिटी स्टेट, और फिर रोमन्स ने इसको सिविटास बोला था, CIVITAS. और फिर मीनिंग ऑफ स्टेट्स मैंने बताया था कि हर थ्योरिस्ट जो है वो, फिलोसफर जो है वो स्टेट को अपनी टर्म में डिफाइन करता है. आइडियलिस्ट जो आइडियलिस्ट हैं वो उसको कहते हैं कि ये मॉरल पर्सनालिटी है और इमेज ऑफ गॉड ऑन अर्थ है. बट मार्क्सिस्ट जो इसको वो कहते हैं कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्लास डोमिनेशन है. फिर इसी तरह अनार्किस्ट, रियलिस्ट, इंपीरियलिस्ट अपनी थ्योरी के मुताबिक इसको डिफाइन करते हैं स्टेट को. ठीक है. देन हमने विलियम एडवर्ड हॉल जो हैं वो इंटरनेशनल लॉ के, उन्होंने बुक लिखी है, उसके ऊपर उनकी डेफिनेशन डिस्कस की थी और उसके मुताबिक हमने ये 4 चीज़ें डिस्कस की थी. मैं just quick review. उनकी definition थी, the marks of an independent state are that community constituting it is permanently established for a political and that it possesses a defined territory and that it is independent of external control. ये 4 elements थे उन्होंने बताया. फिर ब्रांचलर को हमने ये डिस्कस किया, उन्होंने सिंपल सी डेफिनेशन दी थी कि स्टेट इज politically organized people of definite territory. Then lastly, there was President Woodrow Wilson's definition of state. He says, a people organized for law within a definite territory. Then elements of state थे population, land, or territory, government and sovereignty. ये 4 थे. बस इस तरह क्विक थे. Okay. What is the advice for those who are still confused between IR and political science? Okay. So ये as usual expected question था. See Danish, if you are more like a contemporary person, अगर आप न्यूज़पेपर के साथ इन टच हो, अगर आपको पता है कि कंट्री में क्या हो रहा है, इंटरनेशनल में क्या हो रहा है, रीजन में क्या हो रहा है, गो फॉर IR. राइट, IR में थेरीज हैं, आपको थोड़ा सा एनालिसिस, क्योंकि आपकी चीज़ें आपकी आंखों के सामने हो रही हैं तो आप जोड़ करके इधर उधर कर लेते हो. बट इफ़ यू आर मोर लाइक इंटरेस्टेड इन हिस्ट्री, थोड़ा सा बैकग्राउंड कि क्या हुआ है, थोड़ी सी थॉट्स वो इस तरह की हो, तो गो फॉर पॉलिटिकल साइंस. अब एक और इसमें चीज़ ये है कि जो IR जो थे अकेडमीज है ना, वो सिंस मैंने भी लास्ट ईयर आपको जस्ट कन्फेशन, मैंने भी लास्ट ईयर अकेडमी ज्वाइन की थी एक. सो मैंने दोनों अकेडमीज की थोड़ी इनिशियल मैंने इंट्रोडक्टरी क्लासेस दी. सो आई केम टू कंक्लूजन, इवन दो कि पॉलिटिकल साइंस मेरा सब्जेक्ट था, मैंने कहा कि नहीं, मैं थोड़ी सी दिल कर रहा था IR की थेरीज क्लियर करूँ, कंसेप्ट क्लियर करूँ, सो मैं IR पे स्विच हो गई. बट जो मैंने वहाँ पे देखा, जो लोगों के साथ हो रहा था, जिन लोगों का बैकग्राउंड नहीं था सोशल साइंस का, जो इस तरह के स्टूडेंट्स थे, अकेडमी जो है वो अपना काम आसान करने के लिए आपको पुश करेंगी. IR का बहुत स्कोप है, आप इसकी तरफ जाएं, ये बहुत इजी है, आपको इसमें ये करना पड़ेगा. दैट्स कॉल्ड बिग BS. बिल्कुल भी ये बात सही नहीं है. ये क्या करते हैं कि अकेडमीज ये सब लोग ये एक हाइप क्रिएट कर देती हैं, एक स्टीरियोटाइप क्रिएट कर देंगी और उसकी वजह से लोग भागना शुरू कर देते हैं IR की तरफ. इस दफ़ा भी IR में आई गेस 10-15 हज़ार बच्चों ने तो सेलेक्ट किया होगा IR. और उसकी वजह से क्या हुआ, ये प्रॉपर आपको प्रिपरेशन नहीं करवाती हैं, प्रॉपर क्लासेस नहीं देती हैं, थॉट्स और कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं करवाते हैं, और सिर्फ आपको 2 थेरीज और मैक्सिमम 4, उन 4 कैसे कि न्यू रियलिस्ट और न्यू लिबरलिस्ट को भी थोड़ा सा साथ डिस्कस कर देते हैं और आपको कहते हैं कि आगे जाएं. सिर्फ वहाँ पे ये नहीं है, IR के अंदर और भी थेरीज हैं, और इस दफ़ा यही मसला हुआ कि वो थेरीज रियलिज्म और लिबरलिज्म को छोड़ के बाकी सारी थेरीज में से एक ही क्वेश्चन आ गया. 100 लोग फंस गए और मारे गए. लेकिन पॉलिटिकल साइंस थोड़ा सा इसलिए ईजी है कि मैंने इस दफ़ा का क्वेश्चन पेपर देखा, जब मैं दे के वापस आई तो आई वाज लाइक कि ये इतना आसान क्वेश्चन नहीं. पर्सनली मैं बात बता रही थी कि मैं इतना आसान पेपर, मतलब मैं तो ये अभी बैठे बैठे हल कर लूँ. हम लोग इसको लेके चलेंगे ना, कुछ क्लासेस लेके चलते हैं आगे. फिर भी अगर कोई कंफ्यूज है तो हम लोग एक आध क्लास इंट्रोडक्टरी वैसे ही IR के भी रख लेंगे. उसमें जो भी क्वेश्चन हुए आपके, मैं कुछ चीज़ें रिवाइज कर लूँगी, सारे नोट्स वगैरह निकाल के वो डिस्कस कर लेंगे. फिर आप लोग आराम से क्लियर हो जाएंगे कि आपको किस सब्जेक्ट की तरफ जाना है और क्यों जाना है. हादिया सलीम मैम, थ्योरीज कौन सी
अप्लाई करनी है सॉल्व करते हुए। हादिया, पॉलिटिकल साइंस के अंदर थेरीज नहीं होती, थेरीज बहुत मिनिमम थी, जैसे आज मैंने डिस्कस कर दी, एक दो और शायद हो। पॉलिटिकल साइंस के अंदर फिलोसफीज होती हैं और थॉट्स होते हैं। टुडे हमने अब्दुल्ला बाबर साहब, हमने पॉलिटिकल सिस्टम को, पॉलिटिकल साइंस को, पॉलिटिकल सिस्टम को थोड़ा डिस्कस किया है, फिर उसकी डेफिनेशन स्टेट को थोड़ा डिस्कस किया है, फिर हमने स्टेट का ओरिजिन में हमने सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरीज को डिस्कस किया है, जिसके अंदर रूसो रह गया बट हॉब्स और लॉक हो गया। फिर हमने सॉवरेनिटी के कॉन्सेप्ट को थोड़ा डिटेल में डिस्कस किया है, फिर हमने डिफरेंसेस डिस्कस किए हैं स्टेट, सोसाइटी और गवर्नमेंट में, और बस यही 2-4 चीज़ें हुई हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच यू गाइस फॉर कमिंग, और मुझे इतना सुनने के लिए। आई नो मैं बहुत ज़्यादा बोलती हूँ और बहुत कुछ ऐसा था जो एक्स्ट्रा भी था, बट मैं ये चाहती हूँ कि जब कोई भी चीज़ आपके सामने जिस किसी भी चीज़ की डिस्कशन हो तो आपको उसका पूरा कॉन्टेक्स्ट पता हो। कोई भी चीज़ ऐसी ना हो कि जो हमें जब पढ़ाया गया था, बिलीव यू मी टू बी ऑनेस्टली, हमें सिर्फ ग्लोरियस रेवोल्यूशन के नाम से पढ़ाया गया था। अभी मैंने उस दिन भी मैंने एग्जाम में बैठी थी तो मैंने सर्च किया, और अभी मैंने फिर दोबारा से उसको रिवाइज किया कि ग्लोरियस रेवोल्यूशन का बैकग्राउंड क्या था, ये क्या था, चीज़ क्या थी। जब तक आपको पूरा कॉन्टेक्स्ट पता नहीं हो आप आर्ग्यूमेंट्स नहीं दे सकते। थैंक यू सो मच। फी अमान अल्लाह।